उत्सर्जित किसी चीज को बाहर निकाल देता है, जो किसी को बाहर निकाल देता है वो कहलाया उत्सर्जित अंग। और जिसको बाहर निकाल दिया, जिसको बाहर निकाल दिया वो कहलाया उत्सर्जित पदार्थ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई था और मैंने क्या किया कि मैंने कहा उसको कि तू जा यहाँ से, तू यहाँ से भागो, तेरा कोई काम नहीं, तो मैंने उसको निकाला था, मैं क्या हो गया उत्सर्जित अंग, और जिसको निकाला वो क्या हो गया उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उत्सर्जन करने वाले हमारे अंदर अंग कौन कौन से है, तो हमारे अंदर जो है उत्सर्जित अंग है, त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद लीवर है, उसके बाद किडनी है। ठीक है, ये सब क्या करता है उत्सर्जन ही तो करता है। क्या करता है ये सब के सब, ये सब के सब करता है उत्सर्जन। जैसे जो त्वचा हो गया ना, ये क्या निकलता है, गर्मी के दिनों में क्या निकलता है आपके शरीर से, गर्मी के दिनों में आपके शरीर से पसीने निकलते हैं। अच्छा, पसीने के साथ नमक भी निकलता है, नहीं पता है तो कोई चेक करके देख लेना। ठीक है, उसका स्वाद जो है नमकीन लगेगा। ठीक है, नमक भी निकलता है। उसके बाद सिगम, सिगम का मतलब होता है तैलीय पदार्थ। ठीक है, गर्मी के दिनों में या ऐसे भी मतलब कि जब आप कपड़ा वपड़ा पहने रहते हो तो क्या होता है ना कि शरीर से जो त्वचा होता है ना वो तैलीय हो जाता है। नहीं क्या ऐसा लगता है कि सच मैंने तेल लगाया, लेकिन दरअसल कोई तेल नहीं लगी हुई है, बल्कि ये हुआ है जो तैलीय पदार्थ था। ठीक है, जो तैलीय पदार्थ था वो तैलीय पदार्थ क्या हुआ, तो तैलीय पदार्थ त्वचा के बाहर आ गया, त्वचा के बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि त्वचा किसको निकाल दिया, जो त्वचा है वो पसीना को निकाल दिया, नमक को निकाल दिया, और सिगम यानी कि तैलीय पदार्थ को निकाल दिया। हाँ, नमक कैसे निकलती है, गर्मी के दिनों में आप अगर ब्लैक का अगर कपड़ा पहनते हो, ब्लैक कपड़ा अगर पहनते हो तो क्या होता है जब पसीने जब निकलते हैं तो पसीने निकलने के बाद कपड़े पर जो है ना धब्बे लग जाते हैं। लेकिन पसीने जब वो पसीने जब सूखता है तो आपको हल्का हल्का जो है उजला उजला जो है कुछ सफ़ेद दिखाई देंगे। ठीक है जी, वो जो सफ़ेद है ना वो सूखने के बाद जो है उजला हो जाता है। जो नमक होता है क्या होता है, नमक होता है जो पसीना के साथ ही निकलता है, पसीना के साथ ही निकलता है। तो ये हमारा त्वचा का उत्सर्जित पदार्थ हो गया। ठीक है, अच्छा फेफड़ा क्या छोड़ता है, जब सांस छोड़ते, ठीक है क्या छोड़ता है, ये CO2 को बाहर निकलता है। ये क्या करता है फेफड़ा, CO2 को बाहर निकलता है, और उसके बाद अपने साथ जो वाष्प को भी बाहर निकलता है। जैसे आप जब हाथ पर जब फूंकते हो, जब 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 गर्म हवा जब निकलती है तो आपका हाथ कुछ समय के लिए जो है ना भीग जाता है, लेकिन नमी युक्त हो जाता है, लगता है शरीर में पानी नहीं आ गया हल्का सा। ठीक है, ऐसा होता है, तो वो वाष्प निकलती है। क्या निकलता है, वाष्प। उसके बाद बलगम, बलगम क्या होता है, ठीक है निखाखार फेंकते हैं, या जो नाक में जैसे कि ठंडी है अब बैठे रहो वहाँ पर ऐसा दबा, ठीक है ना पूरा जोर से मारेगा, तो जो अंदर से जो हवा, मतलब हवा कहाँ से है, फेफड़ा में से आया, हवा कहाँ से है, फेफड़ा में से आया, और फेफड़ा से उसको प्रेशरलाइज किया गया, तब वो बाहर निकला। कहाँ पर निकला, बाहर निकला। ठीक है, तो मतलब कि जो नेटा उटा हो गया, ठीक है वो हो गया। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं खाना, फिर मतलब बुरे लोगों को दिखता है, जो बुरे लोग हैं उसको देखे वो क्या करता है फेंक देता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया बलगम, जो कि किसके सतह से निकलता है, फेफड़ा के सतह से। अच्छा, बड़ी आंत है, हमने कहा था कि जो भोजन जो नहीं पच पाता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होती है, तो वहाँ पर दीर्घुरम होता है, जो जल को क्या करता है अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, और बाकी जो कचरे जो बच जाते हैं वो काइल के रूप में, ठीक है कहाँ पर, किस रूप में, काइल के रूप में वो चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, काइल के रूप में, और वो कहा जाता है मलाशय में, और मलाशय से जो है समय समय पर उसको गुदा द्वार के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। तो जो बड़ी आंत है वो अपचय भोजन यानी कि काइल का करता है उत्सर्जन। उसके बाद जो लीवर है, ठीक है ये क्या करता है, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हाँ, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अमोनिया जो होता है ना हमारे अंदर, जो अमोनिया होती है वो काफ़ी खतरनाक होता है। अमोनिया काफ़ी खतरनाक होता है, यानी कि बॉडी उसको बनाता है, जो अमोनिया है वो उसको सही बनाता है, और जो अमोनिया जो बनती है वो काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी मतलब कि काफ़ी विषैला होता है वो। ठीक है, अब हमारा जो जो लीवर है वो क्या करता है, तो अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। ठीक है, वो कम खतरनाक होता है, वो थोड़ा कम खतरनाक होती है। ठीक है, वो थोड़ा होता है कम खतरनाक। और ये क्या क्या जो लीवर है वो क्या क्या अमोनिया को बदल दिया यूरिया में। ठीक है, और ये जो यूरिया है अगर इसको हम 2-3 घंटों तक छोड़ देंगे ना, जब छूट यानी कि 2-3 घंटे तक जब ये रह जाएगा तो फिर से बन जाएगा अमोनिया। क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा अमोनिया। इसलिए जैसे ही यूरिया बनता है, जैसे ही बनता है यूरिया
उसको तुरंत छोड़ा जाता है मूत्राशय में, और मूत्राशय तो तुरंत जो है मूत्र नली की तरह उसको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि ये अंदर न रहेगा, नहीं अंदर रहेगा और नहीं इससे किस तरह की कोई नुकसान होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। ठीक है, और जो वृक्क है ये क्या करता है, यूरिया को, ठीक है, जो वृक्क है ये क्या करता है, तो यूरिया को और पेशाब को जो है ये बाहर निकाल देता है। तो अंदर मत रह, तो विषैला, तो इससे जो जा बाहर जा। ठीक है, ये क्या करता है, तो वहाँ से इसको बाहर निकाल देता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि सबसे इसमें प्रमुख कौन है। ठीक है, सबसे इसमें प्रमुख कौन है, त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, लीवर है, उसके बाद किडनी है। लेकिन इन सब में कौन है, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ को तो किडनी निकाल रही है ना। कौन निकलता है, किडनी निकाल रहा है ना। तो किडनी क्या हो गया, प्रमुख उत्सर्जी अंग हो गया। किडनी क्या हो गया, प्रमुख उत्सर्जी अंग हो गया। ठीक है, अब हम इतने सारे बात करने के बाद, ये तो हो गया आपको उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, कौन कौन उत्सर्जी अंग है और कौन कौन से, मतलब जितने भी उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, इसकी बात हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं किडनी के, यानी कि वृक्क के, जिसको उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं, गुर्दा कहते हैं। उर्दू में गुर्दा कहते हैं, ऐसे हिंदी में क्या मतलब कि उसको जो है वृक्क कहते हैं, और उसके बाद जो है जो इंग्लिश नाम है वो किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, किडनी कहते हैं। इसको जो है किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किडनी कहते हैं। ठीक है, अब किडनी की अगर बात करें तो किडनी जो है ये वाला है, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, किडनी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा किडनी है। ये हमारा किडनी है, ये भी क्या है, हमारा किडनी है। ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा किडनी है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होइएगा, आप यहाँ पर जो है एक चीज़ देख रहे होइएगा, आप यहाँ पर एक चीज़ को देख रहे होइएगा, सॉरी, यहाँ पर होती है अधिवृक्क। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है अधिवृक्क, और यही अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्रंथि के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, हम वृक्क में आ गए, तो वृक्क जो होता है वो यानी कि दो होती है। कितनी होती है इसकी संख्या, दो होता है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, वृक्क की संख्या हमारे अंदर कितने हैं, दो है। ठीक है, वृक्क की संख्या हमारे अंदर कितने हैं, दो है। और एक वृक्क का वजन जो होता है ना, वो होता है 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम होती है। एक वृक्क का वजन कितना होगा, 140 ग्राम। ठीक है, अच्छा, ये जो वृक्क देख रहे हैं, इस वृक्क के ऊपर क्या है, दोनों वृक्क के ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, दोनों वृक्क पर होता है कौन सी ग्रंथि, तो दोनों वृक्क पर होती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि इसी को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अब समझिए, जब वृक्क होता है ना, ये जो वृक्क है ये सेम के लगभग सेम के बीज के आकार का होता है। सही, ठीक है, सेम के बीज और देखे है तो वो लगभग सेम के जो बीज होता है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है। सेम के जो बीज होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। तो थोड़ा आप देख लीजिए, उसी आकार का जो है हमारा वृक्क होता है, हमारा किडनी होता है। ठीक है, हमारा किडनी जो है उसी आकार का होता है। हम आगे बात करेंगे कि जो वृक्क है ना, वृक्क का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कार्टेक्स। यहाँ पर मुझे लिखा है कि जो बाहर वाला जो हिस्से होते हैं इसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर वाला जो भाग है ना, जो अंदर वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, वृक्क के बाहर वाला भाग क्या हो गया, कार्टेक्स। बाहर वाला कार्टेक्स, बाहर वाला कार्टेक्स, और भीतर वाला मेडुला। बाहर वाला कार्टेक्स, भीतर वाला क्या हो गया, मेडुला हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये वृक्क जो है, जिस यानी कि वृक्क में क्या होता है, ये हो गया आपका नली। ये क्या हो गया, एक नली हो गया, जहाँ से जो उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं यहाँ से कहाँ पहुँचता है, मूत्रवाहिनी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, तो मूत्रवाहिनी पहुँचता है। तो ये जो द्वार है इसको कहते हैं हम रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं इसको, रेनल जो है हाइलम इसको नाम कहते हैं। इसका नाम क्या है, रेनल हाइलम, जो क्या होता है, वृक्क का द्वार होता है। क्या होता है, वृक्क का द्वार होता है, रेनल हाइलम। रेनल हाइलम वृक्क का द्वार होता है। ये जो वृक्क है, यहाँ से एक नली जुड़ी होती है, यहाँ से क्या होता है, नली जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका मूत्रवाहिनी नली, जो दोनों वृक्कों से जुड़ा हुआ। अच्छा, ये दोनों के दोनों नली जो है यहाँ पर आकर के एक जो है थैली में, एक थैली है। ठीक है, ये क्या है, एक थैली है, यहाँ पर आकर के दोनों खुलता है, तो इसको बोलते हैं मूत्राशय। ये जो थैली है इसको बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, और यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको जो है एक रास्ता चाहिए जिससे उसको समय समय पर बाहर निकाला जाना, मतलब बाहर निकाला जाए। तो ये जो रास्ता है ये आपका कहलाता है मूत्राशय। ये खत्म हो गया।
ठीक है, वृक्ष है बीज के मतलब से सॉरी जो वृक्ष है वो सेम के बीज के आकार का। इसके ऊपर कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, जो वृक्ष के बाहर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। जो भीतर का हिस्सा उसको क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। उसके बाद वृक्ष से जो नली जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये नली कहाँ पर खुलती है? जिस थैली में खुलती है वो आपका मूत्राशय है। और ये मूत्राशय जो है कहाँ से बाहर निकलता है? इसका द्वार कौन सा? ये है मूत्रनाली। कौन सी द्वार है? मूत्रनाली। उसके बाद वृक्ष की जो द्वार होती है उसको क्या कहते हैं? रेनल हाइलम के नाम से उसको हम जानते हैं। रेनल हाइलम के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, और जो रेनल हाइलम है ना, जो रेनल हाइलम है ये सबसे अधिक क्या करता है? यूरिया जो है इसमें सबसे अधिक क्या होती है? यूरिया की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होता है? वृक्ष में। एक सवाल है कि वृक्ष में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा कहाँ होती है? तो होता है रेनल हाइलम में। कहाँ पर होता है? रेनल हाइलम में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा होती है। सबसे अधिक कहाँ होगा? सबसे अधिक कहाँ पर होगी? तो वो है रेनल हाइलम, जहाँ पर सबसे अधिक यूरिया की मात्रा होती है। ठीक है, ब्रिक का वजन तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद एक चीज़ और कहेंगे, ब्रिक के बाहर जो है ना एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है। क्या होता है? एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं पेरोटोनियम झिल्ली। कौन सी कहते हैं? पेरोटोनियम झिल्ली। कौन से नाम से जानते हैं उसको? पेरोटोनियम झिल्ली के नाम से जानते हैं। जैसे प्याज देखे, प्याज देखे ना, तो प्याज जब उसको छीलते उलते हैं तो उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की तरह एक परत निकलती है ना, वो झिल्ली है। ठीक उसी प्रकार की एक झिल्ली कहाँ पे होती है? हमारे वृक्क के चारों तरफ होता है, कि वृक्क को घेरे रहता है। ठीक है, उस झिल्ली के अंदर यानी कि जो पेरिटोनियम झिल्ली होती है उसके अंदर वृक्क मौजूद होता है। या वृक्क के बाहर कौन सी झिल्ली होती है? तो पेरिटोनियम झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? पेरिटोनियम झिल्ली होती है। मैंने ये भी बता दिया कि वृक्क का द्वार किसको कहते हैं? वृक्क का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो है रेनल हाइलम। किसको कहते हैं? रेनल हाइलम। हाँ, अब एक चीज आती है कि वृक्क की जो इकाई है, ठीक है, अब कौन सी इकाई? तब यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे कि वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अच्छा, इकाई क्या होती है? कोई एकल चीज। क्या होता है? कोई एकल चीज यानी कि एक चीज जिससे मिल करके। अब देखो ना यहाँ पर जो जो नेफ्रॉन होती है ना, जो नेफ्रॉन होती है इसकी संख्या वृक्क में होता है 8 लाख। ठीक है, यानी कि 8 लाख नेफ्रॉनों को मिलने से, 8 लाख नेफ्रॉनों के मिलने से वृक्क का निर्माण हुआ। तो जैसे घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं या किसी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अपन एक एक तिनका को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक एक तिनका को जोड़ते हैं। तो जो तिनका है ना वो क्या किया? उसकी रचना किया, और उसकी जो भी जितना जितना जो काम होता है ना वही तिनका के द्वारा संपन्न होती है। तो तिनका क्या हो गया? उसका क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई। ठीक है, तो क्या हो गया? उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यहाँ पर भी वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलेंगे? नेफ्रॉन को बोलेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन से ही वृक्क बनी हुई है। नेफ्रॉन से ही वृक्क बनी हुई है। और ये वृक्क में जितने भी जो काम होते हैं, चाहे वो टॉयलेट को साफ करना, छानना, कुछ भी करना, तो सारा के सारा काम किसके द्वारा संपन्न होता है? नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? नेफ्रॉन के द्वारा। हम नेफ्रॉन की भी बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आते हैं, वृक्क का काम क्या है? वो ब्लड को छानता है। ब्लड को क्या छानेगा? वो क्या छानेगा? ब्लड को शुद्ध करता है। क्या शुद्ध करेगा वो? क्या ऑक्सीजन देगा? जी नहीं। ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पर होती है? ब्लड जो का शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ा में होती है। वृक्क में कभी उसका शुद्धिकरण नहीं होता। हाँ, वृक्क में क्या होती है कि जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको ब्लड से छान लिया जाता है, उसको ब्लड से छान लिया जाता है, और बाकी जो ब्लड है उसको फिर से वापस भेज दिया जाता है। ये वृक्क में होती है। वृक्क में कभी भी जो है ना रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता, वहाँ पर छाना जाता है। दूसरी बात है, वृक्क जो है ना वो क्या करता है? पीएच को कंट्रोल करता है। पीएच को यानी कि ब्लड जो है न अम्लीय हो न क्षारीय हो, न अम्लीय हो न क्षारीय हो, इसको वो कंट्रोल करता है। क्या करता है? उसको वो नियंत्रित करता है। नहीं कि ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा फिर भी दिक्कत है, अगर क्षारीय हो गया तो फिर भी दिक्कत है। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पर? सॉरी, ये जो है ना यहाँ पर यूरिया होता है उसके पीएच को कंट्रोल करता है, ब्लड को छानता है। उसके बाद जो वृक्क है ना, पता है, जहर को निष्क्रिय कर, जहर को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। यानी कि कोई अगर जहर पिया है, अगर कोई सपोज करो कि कोई अगर जहर पी लिया, तो जहर पीने के बाद जहर जो गया वो सबसे पहले किसको मारता है? सबसे पहले लीवर को अटैक करता है। सबसे पहले जो है ना वो लीवर पर अटैक करता है, और लीवर को वो क्या करेगा? वहीं पर खत्म कर देगा, लीवर को वो खत्म करेगा। लेकिन वृक्क जल्दी खत्म नहीं होता। वृक्क भी खत्म होगा लेकिन वृक्क जल्दी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वृक्क क्या करता है? वृक्क जो है वो जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि उसको कह
एकदम निस्ते नाबूद कर देगा, उसको एकदम नष्ट कर देगा, उसमें वो गुण जहर वाली गुण रहने ही नहीं देता है, वो जहर वाले गुण को रहने नहीं देता। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो अमोनिया होती है, ठीक है, जो अमोनिया होता है उसको क्या किया जाता है, तो उसको बदला जाता है टॉयलेट में, यानी कि उसको बदला जाता है यूरिया में। कहाँ बदला जाता है, ब्रिक में तो बदला जाता है, अमोनिया को बदला गया यूरिया में, ठीक है। यानी कि जो अमोनिया था वो काफ़ी जहरीला था, लेकिन जैसे ही ब्रिक में गया था, ब्रिक उसको क्या किया, निष्क्रिय किया और उसको बदल दिया टॉयलेट में। यानी कि अब उसमें अमोनिया है लेकिन बहुत कम मात्रा में, पहले जितना वो खतरनाक था अभी उतना खतरनाक वो नहीं है। हाँ, जब वो बाहर निकल जाता है ना, यानी कि जो टॉयलेट करता है, ठीक है, और टॉयलेट कर दिया, करने के एक मतलब कि 2 से 3 घंटे के बाद फिर से वो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगी, फिर से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया जैसे ही बनेगी ना, गंध आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंध आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पेशाब से अगर गंध आती है तो कारण ये कि उसमें अमोनिया की मात्रा होती है। क्या होता है, अमोनिया होता है, इसमें गंध भारी मात्रा में आती है। जैसे आप ये देखिएगा कि क्या करते हैं ना, कुछ लोग जो है ना आराम से यहाँ पर दीवार लगे हुआ जाता है वहीं पर, हा, ठीक है, पूरा निकाल देता है, ठीक है। अब निकालने के बाद वहाँ पर अगर लगातार अगर 2-3 साल तक अगर पेशाब किया जाएगा तो वहाँ पर अमोनिया की मात्रा इतनी हो जाएगी कि वहाँ जैसे उसके आसपास पहुँचेगा ना तो गंध आना शुरू हो जाएगा, इतनी गंध मारेगी, इतनी गंध आएगी वहाँ पर जा नहीं पाओगे। दूसरी बात, जिस दीवार पर टॉयलेट किया जा रहा है ना, वो दीवार धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा, दीवार जो है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। आप इससे समझ सकते हैं कि अमोनिया जो है वो कितना खतरनाक होता है, अमोनिया जो है वो कितना खतरनाक होता है। तो ब्री क्या करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो अगर किसी ने जहर पिया है तो उसका सबसे पहले क्या फेल होगा, उसका सबसे पहले लीवर फेल होगा, ठीक है। लेकिन लीवर को जो है जहर जब पीती है सबसे पहले लीवर को अटैक करता है। हाँ, ब्रिक को भी अटैक करता है लेकिन वो धीरे धीरे ब्रिक पर अटैक करता है, क्योंकि ब्रिक जो है ना वो ज़्यादातर जहर आया धत तेरी किया तरह निष्क्रिय बनाते, उसको धर के एकदम पीस पूछ के उसको निष्क्रिय बना देता है। अब न उसमें अब नहीं उसमें जहर वाली गुण है और नहीं वो कुछ कर सकता है, ठीक है। उसको उसके गुण को यानी कि अगर जहरीला है तो उसको कम जहरीला बना देता है, उसको जो कम जहरीला बना देता है। जब आपका लीवर जब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे ब्रिक भी प्रभावित होगा, यानी कि इफेक्टिव तो ब्रिक भी होगी लेकिन वो बाद में इफेक्टिव होगी। क्या होगा, बाद में इफेक्टिव होगा। अगर इफेक्टिव हुआ, अगर एक किडनी फेल भी हो गई ना तो एक किडनी से काम होता रहेगा। किडनी का काम क्या, ब्लड को छानना, यही काम है ना। तो एक ब्रिक फेल हो गई कोई दिक्कत नहीं, चलो दूसरे से काम चालू है, जारी है, ठीक है। दूजा वाला जो इस काम को जारी किए हुआ है, दूजा वाला जो है ना उस काम को जारी किए हुआ है। अगर जहर पी लिया है, अगर टेस्ट करनी है तो किसका टेस्ट करेंगे, ब्रिक के, नहीं ब्रिक का टेस्ट नहीं करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि ब्रिक तो निष्क्रिय बना दिया था। अगर वो निष्क्रिय बना दिया तो फिर अगर कोई जहर पिया है, मतलब किसी की अगर मौत जहर से हुआ है तो हम किसकी टेस्ट करेंगे, ब्रिक के टेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रिक क्या किया, निष्क्रिय कर दिया। हम किसकी टेस्ट करेंगे, लीवर की टेस्ट करेंगे, क्योंकि लीवर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी कि लीवर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। जो दारू पीता है, ठीक है, दारू पीता है ना, तो आप सुनते हैं कि दारू पीते उसका क्या हुआ, लीवर जो है गल गया, लीवर गल गया। लेकिन ब्रिक को कोई असर पड़ता है नहीं, तो ब्रिक जो है ना दारू गया जहर, वो जैसे आता है आजा 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 तुमको हम बताते, उसको ले लेता है, ले करके उसको पूरा निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जहर को निष्क्रिय करता है, कौन, ब्रिक, ठीक है। मैंने कहा था कि जो ब्रिक है उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं, या नेफ्रॉन को ही हिंदी हम बोलते हैं ब्रिकाणु। क्या कहते हैं, ब्रिकाणु कहते हैं, ठीक है। हम उस ब्रिकाणु की चर्चा करें। ब्रिकाणु जो है, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो तो ब्रिकाणु जो है कुछ इस तरह के होते हैं, ब्रिकाणु जो है कुछ इस तरह का होता है। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ये रक्त कोशिकाओं का एक जाल बना होता है, ये जो है ये वाला आप यहाँ पर देख रहे हो, ये रक्त कोशिकाओं का जाल बना होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस हो या ग्लोमेरुलस हो, ठीक है। ये रक्त का एक जाल होती है, ठीक है। और ये जो है एक कीप के आकार का होता है, उसके ठीक नीचे होती है बोमेन संपुट। कौन होता है, बोमेन संपुट होता है। और ये जो है ये सारा के सारा आपका ब्रिकाणु है। क्या है आपका, सारा के सारा ब्रिकाणु है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे काम होती है ये देखिए, दरअसल है जो ग्लोमेरुलस है ना, जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है, तो यहाँ पर क्या है, रक्त कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जो ब्लड जो आती है उस ब्लड में जो भी जो कण होते हैं, यानी कि जो उत्सर्जित जो पदार्थ है, जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको यह छान लेता है। क्या करता है, छान लेता है। अब बाकी ब्लड को एक और चीज बता दीजिए, जब ये छानता है ना तो ये प्रोटीन वगैरह को भी उस सब के साथ छान लेता है। प्रोटीन को भी जो इसमें आया, प्रोटीन आया कुछ भी
सबको ये छान लेता है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बाहर निकाले उसी को छानता है, नहीं, ये जो भी ब्लड में है उस सबको छान लेता है। ठीक है, अब जब छान लिया तो जो जो शुद्ध था वो ब्लड तो निकल गया, वो ब्लड यहाँ से निकल जाता है। अब जो छाना गया तो यहाँ पर आया बोमेन सपुट में। जब बोमेन सपुट में आया तो कहा अरे प्रोटीन ये तू कहाँ से आ गया, इधर तो सिर्फ कचरा वाला जा रहा है, तू जा, तू ऊपर जाता है। ये फिर क्या करता है, उसको भेज देता है ऊपर, और वो जो प्रोटीन है वो फिर से क्या करेगा, ब्लड के साथ वापस चला जाता है। यानी कि जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस है ये एक तरह की गधा है कि नहीं। अगर ये छानबे कर रहा है तो थोड़ा बचा के छानता, जो कचरा सिर्फ उसी को निकलता, दोबारा काम इसको दे देता है, किसको, बोमेन सपोर्ट को देता है। और बोमेन सपोर्ट फिर उसको देखता है कौन कौन आया है, चल तू बता, अच्छा तू प्रोटीन है, ओहो अरे गधा तुम ऊपर जा तुमको ब्लड के साथ, और उसको फिर ब्लड के साथ भेजना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ है, जो अवशिष्ट जो है उसको जो है यहाँ से क्या करता है, भेज देता है, और वो चला जाता है कहाँ पर, तो वो चला जाता है आपको मूत्राशय में। ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में, और फिर मूत्राशय से वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बखूबी बताया है कि जो ग्लोमेरुलस है ये क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन यानी कि रक्त के कणों को छानता है, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। हाँ, जो ब्लड है उसको छान लेता है, छानने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है उसको वो भेज देता है, उसको और डिस्टर्ब नहीं करता। बोमेन सपोर्ट क्या करता है, जो आवश्यक पदार्थ यानी कि जो छाना, जो प्रोटीन वगैरह जो आ गया उसको बोमेन सपोर्ट क्या किया, अवशोषित कर लिया, यानी कि फिर दोबारा से उसको अवशोषित किया, कहा कि तू कहाँ जा रहा है, तू हट इधर। और जो यूरिया है ना, जो यूरिया है उसको कर देता अलग, उसको क्या करता अलग कर देता। यहाँ पर ये डायलिसिस का काम करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है कि जो ग्लोमेरुलस जो छाना, ठीक है, उसमें अगर प्रोटीन वगैरह आ गया तो वो सब जो ब्लड, जो शुद्ध जो ब्लड था वो तो ग्लोमेरुलस से वापस चला गया। जो अशुद्ध जो पदार्थ जो छानेगा उसमें अगर प्रोटीन थी तो वो आता है बोमेन सपोर्ट में। बोमेन सपोर्ट क्या करती है, बोमेन सपोर्ट उसको छान लेता है और छान करके पुनः उसको ब्लड में भेज देता है। उसको क्या करता है, उसका पुनः अवशोषण कर देता है और उसको फिर से ब्लड में भेज देता है। जो यूरिया जो बच जाती है जिसको बाहर निकालना, उसको वो क्या करता है, अलग छांट लेता है, उसको क्या करता है, ये अलग छांट लेता है। ठीक है, अगर किसी का एक किडनी अगर खराब हो जाता है, जैसे होते हैं ना, किसी एक किडनी अगर खराब हो गया, अगर एक खराब हो गया तो खैर कोई बात नहीं, दूसरे से काम चलेगी। लेकिन अगर दोनों के दोनों ससुरा का गायब हो गया, अगर उसका जो है दोनों के दोनों गायब हो गया, तो ऐसी हालत में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जो है उसमें डायलिसिस मशीन लगाते हैं। क्या करते हैं, डायलिसिस मशीन लगाते हैं, और डायलिसिस मशीन ये सारा काम करता है जो कि बीड़ी काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये पूरा के पूरा क्या है, नेफ्रॉन है, ये पूरा का पूरा क्या है, नेफ्रॉन। यहाँ पर क्या बनी, पेशाब बना, यहाँ पर क्या बना, पेशाब बना, इनके टॉयलेट बना। ठीक है, ये सारे हो गए आपके उत्सर्जन के बारे में। मैंने उत्सर्जी अंग था और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बताया, प्रमुख जो उत्सर्जी अंग था मैंने उसके बारे में बतलाया। उसके बाद इसमें जो प्रमुख थी नेफ्रॉन, जिसको क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, उसके बारे में बतलाया। अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं, हमारे अंदर जो पेशाब निकली, जो टॉयलेट निकला, ठीक है, जो टॉयलेट निकला उसमें 95% क्या होता है, जल। यानी कि हमारे अंदर से जो टॉयलेट निकलती है उसमें 95% जल होता है, 5% उसमें यूरिया होती है। क्या होता है, 5% यूरिया, और 95% उसमें क्या होता है, जल। ठीक है, पेशाब में 95% जल और 5% क्या होगा, यूरिया होगा। और जो पेशाब होता है, जो पेशाब होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। पेशाब क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि उसका पीएच मान कितना होता है, 4.8। ठीक है, पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 4.8, यानी कि 4.8 जो है पेशाब का पीएच मान होता है। जल की मात्रा 95%, ठीक है, यूरिया की मात्रा 5%। अच्छा, पेशाब जब करते हैं ना तो करने को उससे बड़ी गंध आती है। जब कुछ समय बाद जब वहाँ पर जाओगे तो अच्छा अरे बहुत गंद आ रही है, हटाता गंद कहाँ से आ रही है, तो उसमें क्या था, उसमें जो है क्या गया था, उसमें गया था यूरिया। क्या गया था, यूरिया। और यूरिया जो है ना वो 2-3 घंटे के बाद किसमें फिर बदल जाता है, मैंने पीछे बताया था, यूरिया जो है 2-3 घंटों का फिर से बन जाता है अमोनिया। और जैसे ही अमोनिया बनेगी तो उससे गंध आना शुरू हो जाता है। तो पेशाब से अगर गंध आती है इसका कारण है कि उसमें क्या होती है, अमोनिया होती है। क्या होती है, अमोनिया। उसके बाद जो पेशाब है उसका रंग पीला होता है, किसके कारण, प्यूरोक्रोम के कारण। क्या होते हैं, प्यूरोक्रोम एक वर्णक होता है। प्यूरोक्रोम क्या, एक वर्णक है, जैसे हीमोग्लोबिन एक वर्णक हो वैसे प्यूरोक्रोम एक वर्णक होता है। और इसी वर्णक के कारण हमारे पेशाब का रंग कैसा होता है, वो पीला होता है। कैसा रंग होता है पेशाब का, पीला रंग होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ हो गए। पेशाब में 95% जो है जल की मात्रा होती है, 5% जो है उसमें
यूरिया होता है, उसके बाद यह जो है अम्लीय होता है, इसका पीएच 4.8 होती है। उसके बाद जो है यूरोक्रोम नामक वर्ण है, कारण इसका रंग पीला होता है। ये जो पेशाब होता है उसमें यूरिया रहती है, जब वो बाहर निकलता है तो 2 से 3 घंटों के बाद वह फिर से जो है अमोनिया में बदल जाती है, जिससे उससे गंध आना आरंभ हो जाती है। ये सारे की सारे चर्चा मैंने कर लिया, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं वृक्क में जिससे रोग होता है, क्या होती है, रोग होती है, यानी कि जैसे कि हमारा जो वृक्क है ना उसमें कौन सा रोग होता है, पथरी होती है, क्या होती है, यानी कि पत्थर बन जाता है, क्या होता है, पत्थर बन जाता है। पत्थर कैसे बना, कैल्शियम ऑक्जीलेज के कारण। कैल्शियम ऑक्जीलेज जो है ना क्या होता है वहाँ पर, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्जीलेज जब जमा होता है तो वो धीरे धीरे एक साथ जुट जाता है, जिससे क्या बन जाता है, पत्थर का निर्माण होता है। और हम तब कहते हैं कि इसको पत्थरी हो गया, क्या हो गया, पत्थरी हो गया, क्या हो गया, पत्थरी हो गया, पत्थरी, ठीक है। तो ये पत्थरी की बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूरेनिया रोग होता है। यूरेनिया रोग कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है ना कि अमोनिया जो है ना ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, अमोनिया ज़्यादा मात्रा में बनने, और अमोनिया को जो है ना यूरिया में कम ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बतलाया था, कि जो लीवर होती है ना वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिससे वो कम खतरनाक रहता है। लेकिन क्या होती है, जब यूरेनिया जब बीमारी होता है तो उसमें अमोनिया की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है, क्या होती है, अमोनिया की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अब मात्रा कैसे बढ़ेगा, तो जो लीवर है वो अमोनिया को, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अमोनिया को जो है यूरिया में वो कन्वर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, यूरिया में वो बदलेगा ही नहीं। और नहीं बदलने के कारण क्या होगी कि जो अमोनिया है इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो फिर कौन सा बीमारी पकड़ेगा, यूरेनिया बीमारी पकड़ेगी। कौन सी बीमारी पकड़ेगी, यूरेनिया बीमारी पकड़ेगी। और इसकी पहचान एक ही है, अगर किसी को यूरेनिया बीमारी है तो इसकी पहचान ये है कि उसका जो पेशाब होगा वो काफ़ी बदबूदार होगी। अगर वह पेशाब अधिक बदबूदार है तो फिर समझिए कि उसको कौन सा बीमारी पकड़ लिया है, यूरेनिया बीमारी पकड़ लिया। कौन सी बीमारी पकड़ लिया है, यूरेनिया बीमारी पकड़ लिया। अगर उसकी पेशाब जो है ज़्यादा गंध मार रहा है, ठीक है, ज़्यादा उससे गंध है, मतलब बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। उसके बाद होता है गठिया रोग, ठीक है, कौन सा रोग होता है, गठिया रोग। तो गठिया रोग कहाँ होती है, गठिया रोग जो है ना हड्डियों की जोड़ पर होती है, कहाँ होती है, हड्डी को जैसे कि जहाँ जहाँ हड्डी जुड़ी है, यहाँ पर जुड़ी हुई है, यहाँ पर जुड़ी, जहाँ पर जुड़े। तो हड्डियों में क्या होती है ना कि एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, इसको कहते हैं साइनोवियल द्रव। क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव। अच्छा, साइनोवियल द्रव है ना, क्या है, साइनोवियल द्रव है। तो साइनोवियल द्रव के कारण पैर की जो जोड़ है, पैर की जोड़ है, कमर की जोड़ है, चाहे जो भी जोड़ है, ठीक है, ये जोड़ की जो हड्डियाँ है वो साइनोवियल द्रव के कारण फटाफट फटाफट काम करता है। कोई बात ऐसे ऐसे आराम से करता रहो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होती है कि नहीं, कभी कभी इसके स्थान पर यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगता है। अब यूरिक अम्ल की जैसी मात्रा बढ़ती है तो साइनोवियल द्रव की जो मात्रा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है। अब यूरिक अम्ल की मात्रा आने से जैसे यानी कि यहाँ पर क्या आता है, पहले क्या था, साइनोवियल था, ये फटाफट फिसल रहा था, यानी कि फटाफट काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके स्थान पर आता है यूरिक अम्ल, कौन आता है, यूरिक अम्ल आता है, तो वो क्या करता है, साइनोवियल को सुखा देता है। अब साइनोवियल है ही नहीं, कहीं का जो गिरिस था वो गिरिस तो खत्म हो गया। अब गिरिस जब खत्म हो गया, अब बॉल बैरिंग तो यहाँ पर ढकच ढकच के चलेगा। क्या होती है कि ज़्यादातर मतलब ऐसा जो है ना समस्या होती है बुढ़ारी के समय। अब बुढ़े लोग को देखते हुएगा, जब बैठेगा, बाप रे बाप, उठेगा तो वो रे वो, अरे तय हाथ हवा दो उठाओ, अब उठाया नहीं होता है, क्या करेगा भाई, बस समझ रहे ना। अब उसको उठा ही नहीं होता है। अब ऐसे हालत में उसका जो है ना वो हाथ पैर जो है न जल्दी उनको उठा होता है, न जल्दी बैठा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जो साइनोवियल जो द्रव था, यानी कि जो मोबिल था, वो मोबिल में खत्म हो गया। अब मोबिल में खत्म हो गया, वहाँ पर क्या चल गया, यूरिक कम चल गया, और यूरिक कम जाने के कारण वो काम करना बंद कर दिया। तो ये समस्या होती है, न उठा होता है, न बैठा होता है, एकदम रग रहा गजब की समस्या, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताते हैं, जब किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, जब कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो 48 घंटे तक उसके मृत्यु होने के बाद 48 घंटे तक उसका वृक्क बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और 48 घंटे के अंदर उसके वृक्क को अगर निकाल लिया गया, उसके किडनी को अगर निकाल लिया गया, तो उस किडनी का इस्तेमाल किसी और दूसरे व्यक्ति में कर सकते हैं। जैसे आपने सुना हुआ ना कि क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि एक व्यक्ति से निकल करके दूसरे व्यक्ति में उसको स्थापित की जाती है, ठीक है।
तो किडनी जो है मरने के बाद कितने समय तक ठीक रहता है? 48 घंटे तक। अगर इसे 48 घंटे के बीच उसको निकाल लिया गया तो वो फिर ठीक ठाक है, उसको किसी